वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम आपके लेकर के आ गए हैं फिर से फिजिक्स के 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, क्योंकि ये जो हमारे सभी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं और आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है और किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करें। दोस्तों यदि आप हमारे इन क्वेश्चनों की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी PDF फाइल सेंड कर दी जाती हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों साथ ही कई बच्चों की डिमांड है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए जाएँ। दोस्तों आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चनों की सीरीज़ है वो जल्द ही मिल जाएगी। मैंने आपके लिए PDF तैयार कर ली है, तो उसकी वीडियो कल या परसों आपको ज़रूर मिल जाएगी। चैप्टर वाइज सबसे पहले दोस्तों आपको जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक है उसकी PDF फाइल मिल जाएगी और साथ ही उसकी वीडियो मिलेगी। दोस्तों इसी शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी विमाएँ शेष 3 से भिन्न है। यानी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बतानी है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी यानी कि राशि है जिसकी जो विमा है बाकी 3 से डिफरेंट हो, यानी 3 की समान है और 1 की डिफरेंट। तो आपको बतानी है कि कौन से ऑप्शन की जो विमा होगी वो डिफरेंट होगी। तो दोस्तों ए ऑप्शन में दिया हुआ है प्रति इकाई आयतन में ऊर्जा, यानी हमें दिया हुआ है एकांक आयतन में ऊर्जा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ऊर्जा बटे आयतन, यानी एनर्जी बटे वॉल्यूम। तो दोस्तों इसकी जो विमा निकालेंगे तो एनर्जी की जो विमा होती है m1L2T-2, इसके अंदर अपन जो हमारी वॉल्यूम की जो विमा होती है L3, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा m1L-1T-2 हो जाएगी। बी ऑप्शन के लिए देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है प्रति इकाई आयतन पर आरोपित बल, यानी हमें दिया हुआ एकांक क्षेत्रफल पर बल F/A। तो इसकी जो विमा निकालेंगे, फोर्स की जो विमा होती है हमारी m1L1T-2 होती है। इसके अंदर पर जो एरिया होता है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे निकल कर आ जाएगी m1L-1T-2 हो जाएगी इसकी भी विमा। इसी प्रकार दोस्तों अपन तीसरे ऑप्शन के लिए निकालते हैं विभवांतर एवं प्रति इकाई आयतन में आवेश का गुणनफल है। यानी हमें दिया हुआ है एक तो इकाई आयतन पर आवेश यानी Q/V, और दोस्तों दूसरा में दिया हुआ विभवांतर। दोस्तों विभवांतर को अपन लिख सकते हैं कार्य बटे आवेश यानी W/Q। तो दोस्तों यहाँ से Q से Q हमारा कैंसिल हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन की जो विमा निकालेंगे वो हमारी एकांक जो आयतन होगा यानी कि वर्क बटे जो आयतन होगा उसकी विमा के बराबर हो जाएगी। तो वर्क की विमा होती है वो हमारी m1L2T-2 होती है और वॉल्यूम की जो विमा होती है वो L3 होती है। तो इस प्रकार इसकी विमा निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा m1L-1T-2 हो जाएगी। दोस्तों अपन देखते हैं कि हमने 3 विमा निकाली हैं, ये तीनों विमाएँ समान हैं, तो जाहिर है कि हमारा जो चौथी विमा होगी वो चारों से डिफरेंट होगी। और दोस्तों यदि आप इसकी विमा भी निकालना चाहते हैं तो विमा भी मैं निकाल देता हूँ। हमें दिया हुआ है प्रति इकाई द्रव्यमान का कोणीय संवेग, यानी हमें दिया हुआ है जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है L, वो दिया हुआ एकांक द्रव्यमान पर। हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की जो विमा होती है वो m1L2T-1 होती है, और इससे यदि अपन मास से डिवाइड करेंगे m1 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसकी विमा जो निकल कर आ जाएगी वो L2T-1 होगी। बाकी जो 3 ऑप्शन थे हमारे शुरुआत की उनकी जो विमा निकल कर आई थी हमारी वो थी m1L-1T-2, यानी दोस्तों इन तीनों की विमा ये थी और चौथे ऑप्शन की विमा ये है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी डी की विमा इन तीनों से डिफरेंट हो जाएगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार पात्र आंशिक रूप से जल से भरा हुआ है, इसे इसकी ऊर्ध्वाधर केंद्रीय अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो जल की सतह, यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कोई एक बेलनाकार पात्र है, उसके अंदर जल भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है और इसका जो ऊर्ध्वाधर यानी कि केंद्रीय अक्ष होता है, यानी कि दोस्तों इसका जो ऊर्ध्वाधर इसका केंद्रीय अक्ष है इसके परितः इसको यदि घुमाया जाता है तो आपको बताना है कि ये जो जल होगा वो ओ ऑप्शन में है कि समान रूप से ऊपर उठेगा या किनारों पर उठ जाएगा यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा, या बीच में से उठ जाएगा यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा, या फिर समान रूप से गिर जाएगा यानी कि यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों आपको बतानी है इसकी जो सतह होगी वो किस प्रकार से उठेगी। तो दोस्तों याद रखना, यदि इसको इस अक्ष के सापेक्ष परितः यानी कि घूर्णन कराया जाएगा तो ये जो हमारे जल के अणु होंगे उनको
कोणीय गति करने के लिए अब विकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी, यानी कोणीय एंगुलर मोशन के लिए इनको अब विकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। तो यदि वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो अपकेंद्रीय बल होगा, इसको वो बाहर की ओर खींचेगा। तो दोस्तों क्या होगा, इस प्रकार से जल के अणु होंगे वो बाहर की ओर जाने की कोशिश करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि अंदर तो यानी कि जल गिर जाएगा और बाहर की ओर से उड़ जाएगा, क्योंकि जल के अणु बाहर की ओर गति करने लग जाएंगे। यानी कि जो हमारा ये बर्तन होगा, यानी कि कोई बेलनाकार पात्र है, इसकी जो ये सतह है इसकी तरफ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि यह बीच में से गिर जाएगा और किनारों पर से उठ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घर्षण कम करने में प्रयुक्त नहीं होता है। दोस्तों आपको चारों ऑप्शन दी हुई हैं, तेल, बॉल बियरिंग, मिट्टी, ग्रेफाइट। इनमें से किसके द्वारा जो फ्रिक्शन होता है उसको रेड्यूस नहीं किया जा सकता, यानी कम नहीं किया जा सकता, वो आपको बताना है। दोस्तों पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो में दिया हुआ है ऑयल यानी तेल। तो याद रखना, यदि किन्हीं दो यानी किसी सतह पर यदि ऑयल को अपन डाल देते हैं, दोस्तों ऑयल क्या होता है, उस सतह को चिकना कर देता है। तो चिकनी सतह पर अपन जानते हैं जो फ्रिक्शन होता है हमारा कम लगता है, यानी ऑयल होता है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। दूसरा ऑप्शन है बॉल बियरिंग। यानी दोस्तों दो सतहों के मध्य यदि अपन किसी बॉल को रख देते हैं, तो यदि किन्हीं दो सतहों को यदि अपन रगड़ेंगे तो जो बॉल होती है दोस्तों रोलिंग करने लग जाती है, यानी घूमने लग जाती है। और यानी कि अपन कह सकते हैं, यानी कि पहले जो बॉल नहीं थी तब इसके अंदर स्थैतिक घर्षण लग रहा था, और बॉल यानी कि हटाने के बाद ये रोलिंग कर रही है, यानी गति कर रही है, यानी कि यह गति घर्षण में चेंज हो गया। और हम जानते हैं जो स्थैतिक घर्षण का मान होता है वह गति घर्षण से कम होता है, यानी गति घर्षण होता है उसका मान कम होता है, बल्कि स्थैतिक घर्षण का मान अधिक होता है। तो यह स्थैतिक घर्षण से गति घर्षण में चेंज हो रहा है, यानी कि जो हमारा फ्रिक्शन होता है उसका मान रेड्यूस हो रहा है। दोस्तों याद रखना, जो गति घर्षण गुणांक होता है उसका मान जो हमारा स्थैतिक यानी कि जो स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है उससे कम होता है। और जो बॉल बियरिंग होता है वो यही काम करता है, जो स्थैतिक फ्रिक्शन होता है हमारा घर्षण होता है उसको गति घर्षण में चेंज करता है। तो इस क्वेश्चन का और दोस्तों जो हमारा सी ऑप्शन है वो दिया हुआ है सैंड, मिट्टी। यदि किसी सतह पर मिट्टी को डाला जाता है तो ये क्या करती है, इस सतह को खुरदरा कर देती है। दोस्तों यदि सतह को खुरदरा करेंगे तो अपन कह सकते हैं जो फ्रिक्शन का मान होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। यदि खुरदरी सतह को आपस में रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन का मान अधिक होता है। तो जो सैंड होती है दोस्तों, मिट्टी होती है, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस न करके बल्कि इंक्रीज करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि जो सैंड होती है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस नहीं करती। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपको ग्रेफाइट है। दोस्तों तो ग्रेफाइट क्या होता है, याद रखना, ग्रेफाइट अनेक लेयरों से बना होता है, यानी इनके अंदर अनेक परतें होती हैं। यदि इनको किसी दो सतहों के मध्य रख दिया जाता है और इन सतह को यदि अपन रखड़ेंगे तो दोस्तों इसकी जो लेयर होती हैं वो आपस में फिसलने लग जाती हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है हमारा रेड्यूस हो जाता है। तो ग्रेफाइट भी क्या करता है, फ्रिक्शन को रेड्यूस करता है। ओनली जो मिट्टी होती है वही हमारे फ्रिक्शन को इंक्रीज करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरन ताल में कूदने से पूर्व तैराक अपने हाथों को मोड़ लेता है क्योंकि। इन दोस्तों कोई तरन ताल है और उसमें यदि कोई यानी तैराक वो स्विमिंग करने के लिए यानी तैरने के लिए इसमें कूद रहा है, तो कूदने से पहले वो अपने हाथों के क्या कर लेता है, मोड़ लेता है, यानी होल्ड कर लेता है। दोस्तों वह क्यों करता है वो आपको बताना है। दोस्तों याद रखना, नॉर्मली हमारा जो कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, वो कंजर्व होता है, संरक्षित रहता है। L इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा। और इस प्रकार से दोस्तों जो यदि L हमारा कांस्टेंट रहता है तो I होता है वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती है ओमेगा के, यानी यह कह सकते हैं ओमेगा हमारा व्युत्क्रमानुपाती होती है इनर्शिया के, यानी जड़त्व आघूर्ण के। तो दोस्तों वह अपने ओमेगा को यानी कि गति को कोणीय गति को बढ़ाने के लिए क्या करता है, जो इनर्शिया होता है दोस्तों उसको डिक्रीज करता है। अपन जानते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने हाथों को मोड़ लेता है दोस्तों, तो यानी कि जो आर का मान वह कम हो जाता है, इसका जो जड़त्व आघूर्ण है वह घट जाता है। तो यदि कोई तैराक है वह कूदने से यानी तरन ताल में कूदने से पहले अपने हाथों को मोड़ता है, तो वह क्यों मोड़ता है, जड़त्व आघूर्ण को कम करने के लिए, यानी जड़त्व आघूर्ण घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंपीड्य द्रव्य के लिए आयतन मापांक का मान होता है, यानी दोस्तों आपको बल्क मॉडुलस बताना है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए, यानी असंपीड्य द्रव्य के लिए। दोस्तों याद रखना, जो बल्क मॉडुलर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी इंटू वी। दोस्तों यहाँ पर जो डेल्टा पी होता है ये प्रेशर के अंदर चेंज होता है, और डेल्टा वी होता है ये वॉल्यूम के अंदर चेंज होता है, चेंज इन वॉल्यूम में। और जो ये वी है दोस्तों ये हमारा जो प्रारंभिक वॉल्यूम है, प्रारंभिक आयतन वो रहता है।
तो अपन देखते हैं कि दोस्तों यानी कि बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है, इससे अपन इसका जो असंपीड्य द्रव्य का जो बल्क मॉडुलस है उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है हमें असंपीड्य द्रव्य। मतलब कि असंपीड्य का मतलब क्या होता है, इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है दोस्तों, वो अनचेंज रहता है, यानी कि डेल्टा वी का मान 0 होता है, यानी वॉल्यूम के अंदर परिवर्तित नहीं रहता है। तो असंपीड्य से हमें पता चलता है कि डेल्टा वी का मान 0 है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में यदि डेल्टा वी का मान 0 रखा जाता है, तो यदि बी इज इक्वल टू फिर हमें प्राप्त होता है डेल्टा पी अपॉन में 0 इंटू में वी, ये हमें प्राप्त होता है इन्फिनाइट यानी अनंत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना, जो असंपीड्य द्रव्य होता है उसके लिए जो आयतन मापांक होता है या बल्क मॉडुलस होता है उसका मान अनंत होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर जी के मान में 2% की कमी आ जाती है तो बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई होगी। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई स्थान पर है, डेल्टा जी का मान है, यानी कि दोस्तों यानी जी का मान है यानी डेल्टा जी इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 100। यह क्या होता है कि 2% की कमी आ जाती है, तो कमी के लिए अपन माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो हमें पूछा गया है कि बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई में किस प्रकार से यानी चेंज होगी। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला होता है, दाब का फॉर्मूला होता है, वो रो जी एच होता है, रो जी एच। लेकिन दोस्तों ये वायुमंडल के अंदर किया जाता है, तो वायुमंडल के लिए अंदर एटमॉस्फेयर हमारा नियत रहता है। और दोस्तों हमारा किसी पदार्थ के लिए जो घनत्व का मान होता है, रो भी हमारा नियत होता है। फिर इसे अपन कह सकते हैं कि जो हमारा एस का मान होता है दोस्तों, हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो यदि दोस्तों जी के मान को यदि 2% घटा दिया जाता है तो एच का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि 2% वह है बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी 2% बढ़ेगी। याद रखना दोस्तों, जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है रो जी एच। यहाँ से अपन देखते हैं कि जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर, यो भी हमारा नियत होता है, और किसी पदार्थ के लिए घनत्व भी नियत होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो हाइट होती है वो गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से यदि गुरुत्वीय त्वरण के मान में 2% की कमी हो रही है तो बैरोमीटर की जो ऊंचाई होगी यानी हाइट होगी, उसके अंदर वृद्धि हो जाएगी उतनी ही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक राशियों के कौन से जोड़े समान विमीय सूत्र नहीं हैं। दोस्तों आपको 4 पेयर दिए हुए हैं दो दो राशियों के, तो आपको बताना है कि कौन से पेयर की जो विमा होती है, डायमेंशन होती है, वो इक्वल नहीं होती है। दोस्तों पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कार्य एवं बल आघूर्ण। दोस्तों याद रखना, जो कार्य होते हैं उसकी विमा होती है हमारी m1L2T-2, और जो बल आघूर्ण होती है उसकी विमा हमारी m1L2T-2 ही होती है। तो यानी इन दोनों की विमा इक्वल होती है। दूसरा ऑप्शन है वो में दिया हुआ कोणीय संवेग एवं प्लांक नियतांक। दोस्तों कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है mvr, यदि इसकी विमा निकालेंगे तो हमारी m1L2T-1 प्राप्त होती है। इसी प्रकार प्लांक नियतांक की विमा निकालते हैं अपन, इसका फॉर्मूला होता है E=h म्यू। यहाँ पर E एनर्जी होती है, H प्लांक नियतांक होता है, म्यू होती है आवर्ती फ्रीक्वेंसी। तो यदि इसे प्लांक नियतांक की विमा निकालेंगे तो वो हमें यही प्राप्त होगी m1L2T-1, यानी दोस्तों इन दोनों की विमा भी समान होती है। तीसरा ऑप्शन है तनाव एवं पृष्ठ तनाव। दोस्तों हमारा जो तनाव होता है उसकी विमा हमारी जो फोर्स होता है, बल होता है, उसी के बराबर होती है m1L2T-2। बल्कि जो पृष्ठ तनाव होता है उसका फॉर्मूला होता है F/L, यानी एकांक लंबाई पर लगाया गया बल। तो इसकी जो विमा होती है हमारी m1L0T-2 होती है। तो दोस्तों हमारा जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, एवं जो सरफेस टेंशन होता है, उन दोनों की विमा डिफरेंट होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। और जो डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है आवेग एवं रेखीय संवेग, तो याद रखना जो आवेग होता है उसका फॉर्मूला होता है I=ΔP, यानी संवेग में परिवर्तन के बराबर ही होता है आवेग। तो संवेग जो विमा हमारी रेखीय संवेग की होगी वही हमारी आवेग की हो जाएगी विमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि तनाव एवं पृष्ठ तनाव की विमाएं हमारी डिफरेंट होती हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रवाह में प्रकाश धारा, यानी दोस्तों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उसके अंदर बताना जो लाइटिक करंट होता है यानी प्रकाश धारा होती है वो किस पर डिपेंड करती है और किस पर नहीं। दोस्तों याद रखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर यदि आपको प्रकाश धारा पूछी जाए, लाइटिंग करंट, तो याद रखना वह निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता पर, यानी ओनली वह तीव्रता पर डिपेंड करती है और आवर्ती पर वह निर्भर नहीं करता।
बल्कि आपको निरोधी विभव पूछा जाए यानी फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपको पूछा जाए निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जो वी नोट होता है वो निर्भर करता है ओनली आवर्ती पर दोस्तों, वह तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है प्रकाश धारा, तो याद रखना प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की जो आवर्ती पर निर्भर नहीं करता बल्कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर ही डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचर आयतन गैस तापमापी जिस नियम के अनुसार कार्य करती है वह है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो अचर आयतन गैस तापमापी यानी जिस तापमापी के अंदर यदि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो दोस्तों हम जानते हैं प्रेशर का मान भी बढ़ता है। यदि आयतन को नियत रखा जाए तो प्रेशर का ही मान बढ़ेगा। तो यह जो नियम होता है दोस्तों बताना है किस पर है। तो इस नियम के अंदर लागू क्या होता है कि यानी जो प्रेशर होता है दोस्तों वह टी के समानुपाती होता है, क्योंकि यदि वॉल्यूम को अपन कांस्टेंट रखते हैं तो पी जो समानुपाती होता है वो टी के समानुपाती होता है, पी प्रेशर है। तो यह जो नियम होता है दोस्तों वह नियम होता है चार्ल्स का नियम। बल्कि जो दाब का नियम होता है वो दाब का नियम हमें यह कहता है कि जो वी होता है वो समानुपाती होता है टी के। और जो हमारा जो पास्कल का नियम होता है दोस्तों वह पास्कल का नियम जो हमारा प्रेशर होता है उस पर लागू होता है। और तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो चार्ल्स का नियम होता है दोस्तों वही हमारे इस पर लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है। दोस्तों जो एंड गेट होता है उसका बूलियन व्यंजक आपको बताना है इनमें से कौन सा होता है। दोस्तों याद रखना जो हमारा एंड गेट होता है उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है इस प्रकार वाला। और इसका जो दोस्तों हमारा जो बूलियन व्यंजक होता है वो याद रखना ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई होता है, यानी इसका बूलियन व्यंजक ये होता है। बल्कि जो ए वाला दोस्तों हमारा जो बूलियन व्यंजक है वो है हमारा और गेट का। और गेट का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो ये होता है, इस प्रकार से होता है। तो यदि दोस्तों याद रखना यदि आपको एंड और गेट के जो प्रतीक चिन्ह पूछे जाएँ तो याद रखना एंड गेट का ये होता है और गेट का ये। और जो बूलियन व्यंजक पूछा जाए तो एंड गेट का बूलियन व्यंजक ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई होता है, बल्कि और गेट का होता है ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों इसी से आप यदि इनके आगे नॉट गेट और जोड़ दिया जाए तो यह जो पहले वाला जो एंड वाला जो गेट होता है वो बन जाता है हमारा नैंड गेट, एंड ये वाला बन जाता है नैंड गेट। और बल्कि और गेट के यदि दोस्तों आगे अपन नोट गेट जोड़ दें तो यह बन जाता है हमारा नॉर गेट। इन दोनों का जो बूलियन व्यंजक होता है वो क्रमशः सी एवं डी वाला होता है। यानी दोस्तों हमारा जो नॉर गेट होता है उसका बूलियन व्यंजक हो जाता है सी वाला और नैंड गेट के लिए डी वाला। याद रखना यहाँ पर हमें पूछा गया है एंड गेट का बूलियन व्यंजक, तो वह है हमारा ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंग दैट द लैम्डा द्रव्यमान के समानुपाती होती है, आवेग के समानुपाती होती है, आवेग की व्युत्क्रमानुपाती होती है या आवेग पर डिपेंड नहीं करती। देखिए दोस्तों पहला है द्रव्यमान। यदि दोस्तों अपन तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा एवं द्रव्यमान के यदि अपन मध्य संबंध देखते हैं तो लैम्डा इक्वल टू होता है दोस्तों वो हमारा होता है एच अपॉन में रूट में 2m_e यानी 2m_e इसके होता है दोस्तों। अपन देखते हैं कि जो लैम्डा है वह जो द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, न कि इसके समानुपाती होता है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों यदि आवेग पर देखते हैं तो हम जानते हैं इसका एक और फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी होता है, या इसको अपन समय की जगह आवेग भी लिख सकते हैं एच अपॉन में आई। दोस्तों अपन देखते हैं कि जो लैम्डा होता है वह जो हमारा आवेग होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरकत्व वाले परिपथ में धारा वृद्धि अचानक क्यों नहीं होती। यानी दोस्तों कोई परिपथ है यदि उसके अंदर कोई प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर यदि धारा को अचानक से वृद्धि की जाती है दोस्तों, परिपथ में धारा का मान अचानक से नहीं बढ़ता है तो क्यों। दोस्तों याद रखना जो प्रेरकत्व है तो प्रेरकत्व क्या करता है, यदि दोस्तों इसके अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो यदि जैसे ही इसके अंदर धारा का यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होता है दोस्तों कुंडली के अंदर धारा प्रवाह के कारण, तो इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसे बोलते हैं अपन प्रेरित विद्युत वाहक बल। दोस्तों यह क्या होती है जो इसमें अपन करंट फ्लो करते हैं उसका अपोज करता है, इसका विरोध करता है। इसी के कारण दोस्तों हमारा जो प्रेरकत्व होता है इसका अपन विद्युत जड़त्व कहते हैं, क्योंकि यह अपनी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करता है। जड़त्व भी क्या होता है कि दोस्तों स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। यदि वस्तु गति अवस्था में होती है तो वो गति में ही रहना चाहती है और स्थितिज अवस्था में है तो स्थिति में रहना चाहती है। उसी प्रकार के दोस्तों हमारा जो प्रेरकत्व होता है
है उसके अंदर यदि पर करंट फ्लो करता है तो ये जो करंट फ्लो का विरोध करता है, क्योंकि करंट फ्लो के कारण इसके अंदर विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है और उसके कारण दोस्तों जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो जो अपन करंट फ्लो करे उसके विपरीत होती है, तो यानी इसका अपोज करता है। तो इसके कारण जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो विपरीत यानी दोस्तों एक और धारा उत्पन्न हो जाती है, तो यानी कि अचानक से इसमें वृद्धि नहीं हो पाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि यह प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, क्योंकि जैसे ही प्रेरकत्व के अंदर दोस्तों धारा का मान अचानक से बढ़ाएंगे तो इसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वह विपरीत दिशा में होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलों के किसी संयोजन में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों के किस क्रम में जोड़ना चाहिए। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है यदि सेलों यानी n सेल हैं और उनको किस संधि से यानी किस श्रेणी सीरीज में जोड़ा जाए जिससे कि जो हमारी धारा का मान हो वो अधिकतम प्राप्त हो जाए। दोस्तों हम जानते हैं यदि n सेलों को सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है तो दोस्तों हमारा जो परिणामी विद्युत वाहक बल होता है वह कितना हो जाता है, वो n गुना अधिक हो जाता है और जो रेजिस्टेंस मान होता है यानी कि दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध होता है वो भी हमारा n गुना अधिक हो जाता है। बल्कि दोस्तों हमारा जो समांतर सीरीज होती है यानी पैरेलल क्रम सीरीज होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा परिणामी विद्युत वाहक बल होता है दोस्तों हमारा पहले के समान ही होता है यानी ई ही होता है, और बल्कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है दोस्तों वो हमारा n गुना कम हो जाता है पैरेलल क्रम में। दोस्तों अपन देखते हैं करंट का मान देखते हैं, यदि सीरीज क्रम में अपन करंट निकालते हैं ई अपॉन में आर तो हमें प्राप्त होती है पहले के समान ही यानी ई अपॉन में आर ही प्राप्त होती है। और दोस्तों यदि अपन पैरेलल क्रम में अपन देखते हैं कि दोस्तों जो रेजिस्टेंस का मान है दोस्तों वो तो कम हुआ है बल्कि विद्युत वाहक बल का मान समान ही है। यदि इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो में ई अपॉन में आर ये जो एन है ये इक्वल में आ जाता है, यानी दोस्तों धारा का मान होता है वो एन गुना अधिक हो जाता है। तो यदि हमें अधिकतम धारा प्राप्त करनी होगी दोस्तों सेलों का जो क्रम होगा वो पैरेलल क्रम में करना होगा, क्योंकि पैरेलल क्रम में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है उसका मान तो अपरिवर्तित रहता है बल्कि जो प्रतिरोध होता है उसका मान n गुना कम हो जाता है। तो यदि प्रतिरोध का मान n गुना कम हो जाएगा तो इसके अंदर धारा का मान n गुना अधिक हो जाएगा, यानी कि धारा का मान बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इनके दोस्तों हमारा जो पैरेलल क्रम होगा यानी समांतर क्रम होगा उसी के द्वारा अपन अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ताप पर हाइड्रोजन की प्रति मोल औसत गतिज ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रति मोल औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि प्रति मोल यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के सापेक्ष क्या होगी। दोस्तों हम जानते हैं जो प्रति मोल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E= 3/2 और होता है KT, यानी क्या होता है हमारा बोल्ट्स नियतांक होता है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों यदि T के मान को यदि समान रखा जाता है तो एनर्जी का मान होता है हाइड्रोजन एवं गैस दोनों के लिए समान होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो काइनेटिक एनर्जी है वह अणुभार पर निर्भर नहीं कर रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी दिए गए ताप पर जो हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा उन दोनों की जो प्रति मोल गतिज ऊर्जा है यानी औसत गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल रहेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, दो बलों का सदिश योग उनके सदिश अंतर के लंबवत है। तो इस स्थिति में दोस्तों आपको दिया हुआ है को दो सदिश हैं ए वेक्टर एवं बी वेक्टर, इनका जो योग है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एवं अंतर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आपस में लंबवत है नहीं परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी शर्त लागू होगी। दोस्तों हम जानते हैं यदि कोई दो राशि परपेंडिकुलर होती हैं तो यदि उसका अपन अदिश मल्टीप्लाई करते हैं अदिश गुणन करते हैं या डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान 0 प्राप्त होता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोस्तों इसका मान हो जाएगा 0, क्योंकि हमें दिया हुआ है इनका योग एवं अंतर दोनों परपेंडिकुलर हैं लंबवत हैं। तो लंबवत सदिशों का यदि डॉट मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका मान 0 प्राप्त होता है। यदि अपन इसको आगे हल करते हैं ए वेक्टर को ए वेक्टर से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए मोड की स्क्वायर हो जाएगा, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को हो जाएगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों बाकी अपन इसको ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें माइनस का ए बी प्राप्त होगा। यदि इस बी को इस ए से करेंगे तो प्लस का बी ए प्राप्त होगा, तो आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमें फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। दोस्तों इसको आगे अपन सोल्व करते हैं तो अपन इसको लिख सकते हैं कि जो ए मोड का स्क्वायर है वो हमारा बी मोड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर अपन कैंसिल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि जो ए मोड होता है वो बी मोड के इक्वल होता है हमारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, यानी बलों का जो परिणामी होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। यदि दो बल हैं F1 एवं F2, यदि इनके योग का सदिश एवं अंतर का सदिश आपस में लंबवत हों तो इनके जो परिणामी होंगे दोस्तों वो आपस में समान होंगे। यदि इनके परिणामी एक दूसरे के बराबर हैं तो ही इनके योग का एवं अंतर आपस में लंबवत होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। आई होप आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन रियली में अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों यदि आप हमारे जितना सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। दोस्तों कई बच्चों की डिमांड है कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर के आइए। दोस्तों मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना रहा हूँ, वह जल्दी आपको मिल जाएंगी। कल या आज इसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों।